जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपसे वादा किया था, अभी आपको बताएँगे कि फ़िनलैंड का स्टार्टअप रेज़िडेंस परमिट से पहले एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट बिज़नेस फ़िनलैंड को आप कैसे अप्लाई करेंगे। जी, अब दिखाते हैं आपको कि आपने जो फ़िनिश स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट है, उसकी जो सबमिशन है वो कैसे करनी है। तो वो एक ही पोर्टल है उसका। आप यहाँ पे लिखें एंटर फ़िनलैंड और ये आपको फर्स्ट आएगा enterfinland.fi। आप इसको क्लिक करें। ये देख लें ऊपर लैंग्वेजेस के ऑप्शन है, तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाई डिफ़ॉल्ट भी इंग्लिश ही आएगा, अगर ना आया तो इसमें बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है, आपने फ़र्स्ट रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन में जाना है। फर्स्ट रेजिडेंस परमिट, द राइट टू वर्क विदाउट अ रेजिडेंस परमिट इज रिस्ट्रिक्टेड। आप नीचे आ जाए तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, वर्क, स्टडीज़ एंड फैमिली। तो इसमें आप वर्क पे क्लिक करें, वर्किंग इन फिनलैंड। आप आ जाए नीचे, ये रेजिडेंस परमिट है फॉर एम्प्लॉयड पर्सन, ये आपकी कैटेगरी नहीं है। रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयड एज ए स्पेशलिस्ट, ये उस केस में है कि अगर आपको वर्क परमिट मिला है। ये सीजनल वर्कर के रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन है, इंटर्नशिप की है, ये रिसर्चर की है, ये यूपीयर है, एंटरप्रेन्योर की है। ये भी आप इस कैटेगरी में नहीं आते, इसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है ये वाली। नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ। ये बेसिकली ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसके बारे में मज़ीद क्या अटैचमेंट्स चाहिए ये आप देख सकते हैं। रेजिडेंस परमिट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है वो करना है कि अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट। तो मैं आपको सिर्फ आज दिखाऊंगा ही कि उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए चलते हैं नीचे। ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास ऑलरेडी एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट मौजूद है और वो अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। और ये नेक्स्ट ऑप्शन है जी, आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें है आई वांट टू अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माय होल टीम। इसमें आप करेंगे क्रिएट यूज़र। ठीक है जी, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। ये उन लोगों के लिए है जैसे जो लोग फ़िनलैंड में रहते हैं और जिनके पास फिनिश आइडेंटिटी और क्रेडेंशियल्स हैं बैंकिंग के लॉगिन करने के लिए। और जो आउटसाइड से आएंगे, जैसे न्यू कमर्स हैं, आप बाहर से आना चाह रहे हैं, तो आप ये ईमेल एड्रेस के साथ अपना एक अकाउंट बनाएंगे। इसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और इसमें आपने अपना फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, ईमेल एड्रेस डालें, अपना फ़ोन नंबर डालें, पासवर्ड डालें और ये टर्म्स एक्सेप्ट करें और क्रिएट यूज़र कर लें। और क्रिएशन के बाद आपको कंफर्मेशन एक ईमेल आएगी। इसमें मैं फ़िलहाल तो लॉगिन करूँगा अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ, और फिर आपको दिखाऊंगा कि आगे कैसे चलना है इसमें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप ये स्क्रीन देखेंगे। इसको ये एक ड्राफ्ट मैंने टेम्पलेट के तौर पे बनाया था पहले। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन आएंगी, माई एप्लीकेशन से आपकी एप्लीकेशन एम्प्टी होनी चाहिए। न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे और इसमें आप देखें ये फर्स्ट रेजिडेंस परमिट की ऑप्शन है और आप इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट रेजिडेंस परमिट को। इसमें आप वर्क को क्लिक करेंगे, सॉरी, इसमें आप नीचे आ जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी ये है वर्क परमिट, वर्क से रिलेटेड, वर्किंग इन फिनलैंड। ये फिर आपको वही पूछ रहा है कि ये वैसे सारी ऑप्शंस दिखा रहा है कि कौन सी ऑप्शन आपने अप्लाई करनी है। तो आपने नीचे जाना है और यहाँ पे देखना है ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का, तो अप्लाई नाउ। अब आप अप्लाई करेंगे तो ये वापस उसी तरह की स्क्रीन आ गई है, क्योंकि अब आपने लॉगिन किया हुआ है। तो वो बता रहा है कि जी आपको पहले एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट अप्लाई करनी है अगर आपके पास नहीं है।
तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि जी हमारे पास एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट नहीं है, और उसको फिल इन द एप्लीकेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम आएगा, आप एज ए फाउंडर कंसिडर होंगे, ठीक है। ये अदर फाउंडर्स की इंफॉर्मेशन में आपके साथ 1 2 3 या 4 लोग हैं, तो आप एक एक करके ऐड फाउंडर करेंगे, उनका नाम लिखेंगे पासपोर्ट के मुताबिक, सिटीजनशिप, उनका करंट पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद अगला ऐड कर लें, फिर अगला ऐड कर लें। तो सारे ऐड करने के बाद आप सेव एंड लोड करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगी जो मेरे पास आ रही है। मैं तो मूव टू द नेक्स्ट पेज करूँगा। हाँ जी, ये है जी इंटरेस्टिंग पार्ट। नेक्स्ट पेज पे देखें, इसमें इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बिज़नेस आइडिया एंड नीड में। डिस्क्राइब योर बिज़नेस आइडिया शॉर्टली। इसका मतलब है कि ये आपको पूछ रहा है कि जी एक बिल्कुल एग्जैक्टिव समरी स्टाइल की डिस्क्रिप्शन दें बिज़नेस आइडिया की, और जो कि एलिवेटेड पिच हो, और वो मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर्स की हो, इससे लंबी ना हो। ये मैक्सिमम 3000 कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि अगले को समझ आ जाए कि आपका आइडिया क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ ए कस्टमर नीड दैट यू प्लान टू सेटिस्फाई। ये हम इसको कहते हैं कि आप कौन सी ऐसी मुश्किल है मार्केट की, और कस्टमर्स की, कंज्यूमर की या बिज़नेस कस्टमर्स की, जिसको बेसिकली आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। तो ये जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको भी उसने 3000 कैरेक्टर्स तक लिमिट किया हुआ है, ठीक है जी। ये आपने बनानी है। उसके बाद आ जाए जी इंडस्ट्री, तो इसमें एरोस्पेस, डिफेंस, ये देखें, एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड फार्मिंग, एयर क्वालिटी, ऑटोमेटिव ट्रांसपोर्टेशन, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स, बायो फॉर्मेटिक्स, बायो मटीरियल्स इन एंड इम्प्लांट्स, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइडर, क्लॉथिंग एंड फैशन। क्लॉथिंग एंड फैशन का ये मतलब नहीं है कि आप कोई बुटीक खोल लेंगे, इसमें कोई इनोवेशन होनी चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। ये इसलिए कि जैसे आप कोई बिज़नेस मैनेजमेंट का कोई सिस्टम लाना चाहते हैं, कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, उसमें कोई बिल्डिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई घर बना के रेंट पे कर सकते हैं या कोई ऑफिस बना के रेंट कर सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी, डिज़ाइन, डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल हेल्थ, ई कॉमर्स, एजुकेशन, एनर्जी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एपिडेमिक रिलीफ, ई स्पोर्ट्स, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, फॉरेस्ट्री, गेमिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, HR, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, लॉजिस्टिक, वेलनेस, लोहास एंड वेलनेस। इसका मुझे नहीं पता कि लोहास क्या होता है, ये देखना पड़ेगा इसको। मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम इंडस्ट्री, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, मटेरियल्स एंड कोडिंग, मेडटेक, metals, minerals, mining, mobility, nutrition, food, beverage, oil, gas, on demand service, अदर का मतलब है कि अगर इस लिस्ट में आपका वो आइडिया इस लिस्ट में कहीं पे फॉल नहीं करता तो फिर आप अदर सेलेक्ट कर रहे हैं। पेट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। ये इसका कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कहें कि जी मैं, अनटिल अनलेस कि आप मिलियंस ऑफ मिलियंस लेके आना चाह रहे हैं यूरोस, तो फिर तो कोई सिनेरियो है, कुछ शायद समझ में आ जाए। लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इसका भी मतलब ये नहीं है कि आप रेस्टोरेंट डालेंगे। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए आप कोई ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं जिसकी ऑटोमेशन हो सकती है। रिटेल इंडस्ट्री की ऑटोमेशन कोई हो सकती है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेसिकली स्टोर से रिलेटेड पूरा सिस्टम मैनेज करती हैं, जिसमें ऑर्डरिंग से लेके स्टॉक मैनेजमेंट से लेके POS, पेमेंट हैंडलिंग, सारा कुछ उसमें, लॉयल्टी, हर चीज़ है उसमें कवर होती है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, वेस्ट एंड साइकिलिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर। तो ये आ गई जी आपकी इंडस्ट्री सेक्टर। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी है, आप किस इंडस्ट्री का स्टार्टअप लाना चाहते हैं। तो लेट्स से किसी एक को क्लिक कर लेते हैं।
तो वो जिसको आप क्लिक करेंगे ना उससे रिलेटेड आगे फर्दर वो टेक्नोलॉजी खोलेगा। तो जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग सेलेक्ट किया तो इसमें इसने एक लंबी लिस्ट दे दिया, तो आप जो भी ऊपर से सिलेक्ट करेंगे एक सब कैटेगरी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर में निकलेगी, वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर जी आ जाए जी अप्रोच में। व्हाट इज़ योर कंपेलिंग सोल्यूशन टू द स्पेसिफिक कस्टमर नीड। ये इसमें आपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज और उसका प्लान के वो जो आप कस्टमर को ऑफ़र करना चाहते हैं वो आपने डिटेल में लिखना है। इसमें नेक्स्ट सेक्शन में जो है ना जी कि व्हाट इज़ योर बिज़नेस मॉडल एंड इनिशियल आइडिया ऑफ प्राइसिंग। तो ये बिज़नेस मॉडल क्या होगा, मतलब आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे, वन ऑफ सेल करेंगे, और उसका प्राइसिंग फैक्टर क्या होगा, आपकी कॉस्ट क्या होगी, आपकी सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, आपका मार्जिन कितना होगा, और फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। व्हाट इज़ योर गो टू मार्केट प्लान। इसमें आपने बताना होता है कि आप कस्टमर को आपकी जो कस्टमर सेगमेंट है उसको आपने टारगेट कैसे करना है, और आपका मार्केट प्लान क्या होगा, आपकी शॉर्ट टर्म ग्रोथ क्या होगी, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, उसका प्लान क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे अचीव करेंगे और क्या आपके गोल हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से हैं और उनको आपने कैसे अचीव करना है और प्लान करना है। व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट योर अप्रोच प्रोवाइड टू योर क्लाइंट्स। जी नेक्स्ट में आ जाते हैं बेनिफिट्स। व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट योर अप्रोच प्रोवाइड्स टू योर क्लाइंट्स। तो इसमें ये देखें वो सारा जो है 3000 करेक्टर्स तक लिमिट है, तो आपने को बहुत लंबी स्टोरी नहीं है लिखनी, आपने टू द पॉइंट लिखना है। डिस्क्राइब द कंक्रीट एंड यूनिक बेनिफिट द सोल्यूशन प्रोवाइड्स टू योर क्लाइंट्स। क्वान्टिफाई द बेनिफिट्स। ये आपने बताना है कि आपका कस्टमर कैसे बेनिफिट उठाएगा आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से या सर्विसेज से। कंपटीशन में सबसे पहले तो ये व्हाट आर द अल्टरनेटिव अप्रोच। तो इसमें आप बताएं कि जी आप क्या ऐसा डिफरेंट करने लगे हैं जिससे आपके कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और इसमें फिर आपने बताना है कि इसमें लिस्ट करें कि कौन सी कंपनीज़ हैं ऑलरेडी सेम सेक्टर में या सेम बिज़नेस में जो कि आपके कंपटीटर्स हैं। और फिर आप नेक्स्ट में ये देखें, ये बता रहा है कि व्हाट आर योर सॉल्यूशंस कंपटीटिव एडवांटेजेस। इसका मतलब है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं उनके रिलेटिवली और कंपैरेटिवली आपका सॉल्यूशन कितना एडवांटेजेस है कस्टमर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, मतलब वो क्या चीज़ है जो वो आपके कंपटीटर ऑफ़र नहीं कर रहे और आप ऑफ़र कर रहे हैं। टीम प्लान, इसमें आपने वो टीम का प्लान लिखना है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपके पास कितने लोग होंगे पहले साल में, स्टार्टअप पे कितने लोग होंगे, डेवलपर्स कितने होंगे, किस किस्म के डेवलपर्स होंगे, मार्केटिंग के बंदे होंगे, सेल्स के होंगे। आपने वो पूरी एक टीम का प्लान देना है कि मैं ईयर 1 में मेरे पास इतने लोग होंगे मुख्तलिफ हायरार्की के, ईयर 2 में इतने होंगे और ईयर 3 में होंगे। एटलीस्ट 3 साल का आपको इसमें डिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है जी, इसको सेव एंड लोड करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। आप तो मुझे इसलिए ये ऑप्शन आ रही है क्योंकि मैंने फ़िल नहीं किया, आप जब फिल करेंगे तो आपको वो सीधा नेक्स्ट ले जाएगा, मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। ये देखें जी, सेक्शन 1 मेरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो रेड आ रहा है, सेक्शन 2 भी मेरा कंप्लीट नहीं है और मैं सेक्शन 3 में आ गया हूँ। यहाँ पे करंट स्टेटस बताना है कि डिस्क्राइब व्हाट यू हैव डन सो फार एंड व्हाट इज़ रेडी बाय नाउ। इसमें आपने बताना है कि आपने अभी तक क्या किया। अगर तो आपने कुछ डेवलपमेंट कर लिया है तो फिर तो आप उसके बारे में डिटेल लिखेंगे। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं करी तो आप बताएंगे कि जी आपका अभी आइडिया ही है और आप इसकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इतना टाइम लगेगा इसकी डेवलपमेंट में, वो टाइम फ्रेम आपने डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। फिर आगे ये है कि हैव यू ऑलरेडी इस्टेब्लिश। तो अगर आप इस्टेब्लिश अ कंपनी, अगर तो फिनलैंड में आपने कंपनी अभी नहीं बनाई और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी नहीं बनाई क्योंकि आप बाहर हैं, तो फिर आप नो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना कंपनी का प्रपोज नेम दे सकते हैं। बाद में चेंज भी हो सकता है क्योंकि वो हो सकता है आपको नाम मिले ना मिले। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एक्सेलरेटर इनक्यूबेटर और हैज़ समवन हेल्प्ड यू क्रिएट द बिजनेस प्लान। तो
ये आप पार्टिसिपेशन अभी नो कर दें इसकी, क्योंकि वो इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर आप जब आएंगे यहाँ पे तो फिर मिलेगा। डू यू हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स इन फिनलैंड, इसको भी नो कर दें। वाई इज़ फिनलैंड एन इंटरेस्टिंग लोकेशन फॉर यू, ये आप लिखें कि जी आप फिनलैंड क्यों आना चाहते हैं। अगर आप येस लिखेंगे तो फिर ये पूछेगा कि स्पेसिफाई योर कॉन्टैक्ट्स, वाई इज़ फिनलैंड एन इंटरेस्टिंग लोकेशन फॉर यू। तो येस की कंडीशन में आपको किसी का नाम भी बताना पड़ेगा कि किन के साथ में इन टच हैं और क्यों आना चाहते हैं। नो में आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं फिनलैंड के लिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट 12 मंथ्स। ये फर्स्ट 12 मंथ्स में आप क्या करेंगे उसके बारे में आपने डिटेल लिखनी है। इनिशियल फंडिंग की सिचुएशन आपने लिखनी है कि आपके पास कोई फंडिंग है या नहीं है। वैसे फंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास कुछ फंडिंग भी है तो आप ये लिखें कि जी जितने भी को फाउंडर हैं वो जॉइंटली इतने पैसे डालेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं या आप फंड रेजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप लिखें कि जी हम जो है ना कंपनी बनाने के बाद जो है ना वो फंडिंग के लिए जाएंगे या फंडिंग के लिए जो है ना वो डिस्कशन करेंगे बिज़नेस फिनलैंड के साथ और देखेंगे कि बिज़नेस फिनलैंड हमें कैसे हेल्प कर सकता है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप देना चाहते हैं, आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कुछ तो आप कर सकते हैं। इसको सेव एंड लोड टू द नेक्स्ट पेज करें, मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो पेज स्टेज 4 है अटैचमेंट्स। इसमें जो ये फर्स्ट सेक्शन है ये फाउंडर से रिलेटेड है। इसमें फाउंडर का जो पासपोर्ट है वो आप अटैच करेंगे। और पासपोर्ट के बारे में मैं बता दूं कि आपने पासपोर्ट के सारे पेजेस स्कैन करने हैं बाहर वाले छोड़ के मतलब आपके पिक्चर वाले पेज से लेके लास्ट पेज तक आपने उनको फुल स्कैन करना है कलर में। और पूरी फ़ाइल सिंगल फ़ाइल होनी चाहिए और वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्कैनर्स हैं वो स्कैन कर लेते हैं सारी फाइल्स और फिर एंड पे आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आप उसमें साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि वो 4 MB से ज़्यादा ना हो। तो ये फाउंडर का पासपोर्ट यहाँ पे अटैच करें, फाउंडर का CV यहाँ पे लगाएं और उसके बाद आ जाए नीचे अटैचमेंट्स फ्रॉम फाउंडर। तो ये पासपोर्ट ऑफ अदर फाउंडर्स की अब सिनेरियो आ गया। तो ये भी वही है सिचुएशन, पूरा पासपोर्ट स्कैन होगा सिंगल फाइल में और 4 MB से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें एक एक करके उनका अटैच पासपोर्ट कर दें, CV PDF फॉर्मेट में कर दें। और ये जो नेक्स्ट स्टेज है ना जी, ये सबमिट एप्लीकेशन है। इसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट ही कर सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो ये बेसिकली एप्लीकेशन जाएगी बिज़नेस फिनलैंड के पास। बिज़नेस फिनलैंड आपके केस को रिव्यू करेगा और उसके ऊपर वो डिसीजन देंगे। और वो जब डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो वो इसमें आएगा। तो अगर नेगेटिव डिसीजन आए तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव से पहले आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन मांगे तो आप और इन्फॉर्मेशन उनको भेजेंगे। सारा काम एंटर फिनलैंड के थ्रू ही होना है। जब आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाएगी तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि जी अब आप अपना रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो वो भी आपने एंटर फिनलैंड में से ही करनी है और उसमें ऑटोमेटिकली वो जो है वो प्रोसेस थ्रू होगा। बाकी आप देख लीजिएगा कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी तो काम करना शुरू कर गई है, तो वो VFS के थ्रू आपको फिर फर्दर अपॉइंटमेंट लेके सबमिशन यहाँ पे सबमिशन के बाद पूरी रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फ़ी पे करने के बाद ऑनलाइन या VFS में अगर आप देना चाहते हैं तो बाद में आपको VFS से पाकिस्तान से या अबू धाबी से या आप जहाँ पे भी रहते हैं आपकी जो लोकल फिनिश एम्बेसी है उसके थ्रू या उनके VFS सिस्टम के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेंगे। उसमें आप पासपोर्ट, इनकी वो सबमिशन की कंफर्मेशन, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए हैं, एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट सारा कुछ लेके जाएंगे, तस्वीरें लेके जाएंगे। वैसे पिक्चर एक ही चाहिए होती है। और आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, आपसे बिज़नेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जाएंगे। तो उसमें आगे फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि 2 वीक में भी हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। तो लेकिन मोस्टली 2 वीक का जो है ना 2 से 4 वीक मैक्सिमम देखा गया है, ऐसे ही है।